कवि परिचय। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रवींद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रवींद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। पाठ प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है। फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रवींद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। हम लोग। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट थे, व्यावहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधीजी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही। झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण है। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है।
कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहां बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी से रिन्नी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चानोयू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेड बसा एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो झो आइए, तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई। उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंतकाल में मैं जी रहा हूं। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंतकाल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। Poet Introduction. Born on 7th March 1925 in the Konkan region, Ravindra Kelkar joined the Goa liberation movement while still a student. Renowned as a Gandhian thinker, Kelkar presented various aspects of public life, beliefs, and personal thoughts in the context of the country and society in his writings. His empirical observations reflect the originality of his thinking and a natural quest to reach human truth. Ravindra Kelkar, a leading Konkani and Marathi writer and journalist, has published 25 books in Konkani, 3 in Marathi, and a few in Hindi and Gujarati. Kelkar has also edited and translated several books by Kaka Kalelkar. Kelkar, who has received numerous awards, including the Goa Academy of Arts Literary Award, has authored several works, Ujvadache Sur, Samidha, Sangli, and Othamba in Konkani,
कोंकणीचे राजकारण, जपान जसा दिसला in Marathi, and पज्झर में टूटी पट्टे in Hindi. Text introduction. It is believed that saying much with little is a hallmark of poetry. Whenever this quality is reflected in a prose work, the reader need not remember the proverb, hold the essence, let the empty words be thrown away. Writing simply and with few words is more difficult. Yet, this practice continues. Proverbs, Agama stories, Jatak tales, and Panchtantra stories are evidence of this writing. Ravindra Kelkar has done the same in Konkani. The context of the text present here demands readers to understand what little is said. These episodes are not just for reading and pondering, but also inspire one to become a conscious and active citizen. The first episode, Guinea's Gold, introduces us not to those who seek comfort in life, but to those who make this world worth living and inhabiting. The second episode, Guinea's Gold, reminds us of the meditation method described in Buddhist philosophy, a gift of Zen, which even today allows the people of Japan to find some peaceful moments amidst their busy schedules. Guinea's Gold. Pure gold is different from Guinea gold. Guinea gold has a small amount of copper mixed in it, making it shinier and stronger than pure gold. Women often get jewelry made from this gold. Still, it is still Guinea gold. Pure ideas are like pure gold. A few people add a little copper of practicality to them and make them work. Then we praise them as practical idealists. But let's not forget that ideas are not praised, but practicality. And when practicality is praised, ideas gradually recede from the lives of the practical idealists, and their practical wisdom takes the lead. Gold takes a back seat, leaving copper to lead. Some people say that Gandhiji was a practical idealist. He recognized practicality. He knew its value. That's why he was able to pursue his extraordinary ideals. Otherwise, they would have remained floating in the air. The country wouldn't have followed him. Yes, but Gandhiji never allowed ideals to sink to the level of practicality. Instead, he elevated practicality to the level of ideals. He increased the value of copper by adding gold to copper, not gold. That's why gold always came first. Pragmatists are always vigilant. They take steps only after calculating profit and loss. They succeed in life, even moving ahead of others, but do they rise above it? The key is to rise and take others with you. This is what idealists have always done. If society has such eternal values, it is the gift of idealists. Pragmatists have only brought society down. 2. The contribution of Zen. In Japan, I asked a friend, which diseases are most prevalent among people here? Mental, he replied, 80% of people here are mentally ill. What's the reason for this? He said, the pace of our lives has increased. No one walks here, but runs. No one talks, but talks. When we are alone, we constantly mutter to ourselves. We've started competing with America. We are trying to complete a task that takes a month in a day. The mind's speed is always fast anyway. When you add the engine of speed, it runs 1,000 times faster. Then there comes a moment when the mental stress increases and the whole engine breaks down. This is why mental illness has increased here. In the evening, he took me to a tea ceremony. This is a method of drinking tea. In Japanese, it's called chanavayu. It was a 6-story building with a beautiful thatched roof with cardboard walls and a tatami mat floor. Outside, there was a shapeless earthenware pot filled with water. We washed our hands and feet with this water, dried them with a towel, and went inside. The Chajin was sitting inside. Seeing us, he stood up. He bowed his head and greeted us.
He greeted us with a "Do, ZH. Come, please come." He showed us a place to sit and lit the fireplace. He placed the teapot on it. He went into the next room and brought some utensils. He cleaned the utensils with a towel. He performed all his actions with such dignity that his every gesture seemed to echo the tunes of Jai Jayanti. The atmosphere was so quiet that even the bubbling of the water in the teapot could be heard. The tea was ready. He filled the cups. Then the cups were placed in front of us. There were only 3 of us friends there. Peace is the main thing in this ritual. That's why no more than 3 people are allowed in there. There was no more than 2 sips of tea in each cup. We placed the cups to our lips, sipping each drop. This sip continued for about an hour and a half. For the first 10 or 15 minutes, I was confused. Then I noticed that my mind was gradually slowing down. After a while, it stopped completely. I felt as if I were living in eternity. Even the silence became audible to me. Often, we either dwell on the bittersweet memories of the past or dream of the future. We either live in the past or the future. In reality, both are false. One has passed, the other has not yet arrived. The present moment before us is the only true moment. We must live in it. That day, while sipping tea, both the past and the future vanished from my mind. Only the present moment was before me. And it was as vast as eternity. That day, I learned what it means to live. This is a great gift from the Zen tradition to the Japanese. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.